बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज एक और जुमा, एक और बड़ा अहम दिन और एक और बड़ा अहम अदालती फ़ैसला। मामला है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का, जिनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस दाखिल किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है। इस रेफरेंस को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आगे चल के हम बात करेंगे कि बज़ाहिर जो मामला लग रहा है कि ख़त्म हो गया है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। पहले तो बात करते हैं कि सदारती रेफरेंस से फुल कोर्ट तक की जो समाअत है, ये जो सफ़र है, ये कहानी है, ये था क्या मामला। ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का जो सदारती रेफरेंस था उनके ख़िलाफ़, ये मामला मई 2019 को सामने आया था, और ये पता चला कि सदर मुमलिकत की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ख़त लिखा गया है, एक रेफरेंस भिजवाया गया है, और जिस पे जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने बरतानिया में अपनी उन जायदादों को छुपाया है जो कि मुबैना तौर पर उनकी अहलिया और बच्चों के नाम हैं। और ये जो रेफरेंस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आर्टिकल 209 के तहत दाखिल किया गया, उसके तहत कार्रवाई की इस्तदा की गई, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जजेस की बेज़ाब्तगियों के हवाले से या दीगर शिकायत दर्ज कराने के हवाले से वाहिद फ़ोरम है जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अब इसके बाद हमने देखा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का शुरू में जो मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने सदर पाकिस्तान को ख़तूत भी इरसाल किए। एक ख़त में उन्होंने कहा कि कुछ अफवाहें या कुछ मीडिया पे खबरें उनके रेफरेंस के हवाले से चल रही हैं, लिहाजा अगर ऐसा कोई रेफरेंस है तो उनको उसकी नकल फराहम की जाए। फिर इसके बाद ये भी कहा गया उनके दूसरे ख़त में कि आया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने अपने टैक्स रिटर्न्स में अपनी बीवियों और बच्चों की मिल्कियत में मौजूद जायदादों की तफसीलात फराहम की हैं या नहीं। अगर वज़ीर आज़म ख़ुद ऐसा नहीं करते या उन्होंने ऐसा नहीं किया था तो उन्हें सदर को रेफरेंस दायर करने की तजवीज़ नहीं देनी चाहिए थी। बहरहाल ये मौक़िफ़ हमारे सामने आगाज़ में आता रहा। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई हुई या समाअत हुई, तो रेफरेंस के हवाले से बाकायदा जस्टिस काजी फैज़ ईसा को जो है वो इजहार वजूह के नोटिस भी जारी किए गए। जज साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये इस्तदा की गई थी कि ये जो मामला है उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस का, ये हुकूमत की तरफ से बदनीयती पर जो है वो मुश्तमिल है। 300 से ज़ायद सफ़हात पर जो था उन्होंने मुश्तमिल तफसीली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से दाखिल की थी, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी दरख्वास्त ये है कि जब तक इसका फ़ैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम जुडिशल की काउंसिल की जो कार्रवाई है उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस की, वो रोक दी जाए। बहरहाल इसी तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ता रहा। 7 रुकनी बेंच जो है वो भी तश्कील दिया गया। उसके बाद जज साहब के वकील की तरफ से ये जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया उस बेंच में मौजूद 2 जजेस पर कि अगर जज साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो उसमें उन 2 जजेस का मुफाद होगा, फ़ायदा होगा, वो उनको बेंच से अलग हो जाना चाहिए, वो अलग हो गए। इसके बाद 10 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया। पूरी स्टोरी का लुब्बे लुबाब ये कि 13 माह के अरसे पर मुहित ये कार्रवाई रही, 41 इसकी समातें हुई, और उसके बाद आज जो जज साहब के ख़िलाफ़ हुकूमत की तरफ से सदारती रेफरेंस जो था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है, कलअदम करार दे दिया है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि कार्रवाई अभी आगे चलेगी। मिसाल के तौर पे इसमें कहा गया है कि इस ऑर्डर के आने के बाद जो आज मुख्तसर फ़ैसला आया है, विदिन 7 डेज़ ऑफ दिस ऑर्डर, जो कंसर्न्ड कमिश्नर हैं इनलैंड रेवेन्यू के, वो नोटिसेस जारी करेंगे उनकी अहलिया को और उनके बच्चों को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो कि बाहर हैं, बरतानिया में हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ का ये तस्करा रहा इस पूरी कहानी के अंदर, और फिर वो जवाब जमा कराएंगे जो रिस्पोंडेंट्स हैं इसमें, यानी कि उनकी अहलिया और बच्चे। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो टाइम पर बर वक्त जो है यानी जवाबात जो हैं वो उनको दें, और अगर कोई मुल्क से बाहर है तो ये प्रोसीडिंग्स जो हैं किसी सूरत पे एडजर्न नहीं होंगी, डिले नहीं होंगी। उनकी ज़िम्मेदारी है कि बर वक्त जवाब दिया जाए।
उनके जवाब आने के बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा और ये जो प्रोसीडिंग्स हैं 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो कंक्लूड की जाएंगी बिफोर द कमिश्नर, और उसके बाद 75 डेज़ का कहा गया है, उसमें लिखा गया है कि 75 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर जो है वो वहाँ से आ जाएगा। अब उस ऑर्डर के आने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर ये चेयरमैन FBI की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सेक्रेटरी के थ्रू, यानी सेक्रेटरी से मुराद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के थ्रू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसकी बाकायदा रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। वो रिपोर्ट ज़ाहिर है ऑनरेबल चीफ जस्टिस देखेंगे जो कि चेयरमैन हैं ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और उसके बाद जो भी फैसला किया जाएगा उस रिपोर्ट को देखने के बाद उस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आया, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो इस फ़ैसले को तस्लीम करती है, अदालत का फ़ैसला है, हम बड़ा अहसन फ़ैसला है, हम इससे मुतमईन हैं, यानी किसी सूरत ये तासुर नहीं मिला जिसकी शायद कहीं से क़यास आराई की जा रही थी कि हुकूमत रिव्यू में जा सकती है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मामला उसी तरीके से है कि ये मामला FBI को जो है उनके सपुर्द कर दिया गया है और उसी के तहत कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और ये भी बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि बहुत वो लॉयर्स को सुन रहे थे या मीडिया पे ऐसी कुछ रिपोर्टिंग हुई जिसमें कहा गया कि अदालत ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत का ये जो रेफरेंस था, ये सदारती रेफरेंस जो था, ये बदनीयती पर मबनी था। तो उन्होंने कहा कि पूरी इस फैसले के अंदर आप देख लें जो शॉर्ट ऑर्डर है, कहीं पर बदनीयती का लफ्ज़ या मेलेफाइडी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल ही नहीं किया गया। बहरहाल ये केस आगे कैसे जाएगा, इस फैसले पर, इसके बहुत सारे नुकात पर आज तफसीली हम बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ हम करवा दें। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन 92 के मौजूद हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इरफान कादिर साहब मौजूद हैं, उनसे करना चाहूँगी। इरफान कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान कादिर साहब, ये फैसले के हवाले से आप क्या कहेंगे? इट मे सीम ओवर बट इट्स नॉट, क्योंकि आगे पूरा उन्होंने वो प्रोसीजर बता दिया है कि क्या करना है, FBI के सपोर्ट कर दिया है और उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट होगी। आप कैसे देख रहे हैं इस पे आगे प्रोसीडिंग्स होती हुई? देखें, अगर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही रहता और ये 10 मेंबर बेंच के पास ना जाता तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी ये मामला FBI को ही रेफर करना पड़ना था और FBI से ही उन्होंने रिपोर्ट मांगनी थी कि ये जो असासा जात हैं इनके सोर्स ऑफ फंड्स जो है वो FIR बताए, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंक्वायरी में ये इख्तियार हासिल है कि वो FBI से रजू कर सकते हैं और FIR को अहकामात जारी कर सकते हैं कि FIR इस पर रिपोर्ट दे। तो अब ये 10 रुकनी बेंच जो है उसको असल में मावनत की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, और मामला जो है अब चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा इवेंचुअली, जैसे अभी आपने बताया कि इस ऑर्डर के 7 रोज के अंदर जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है वो इस पे प्रोसीडिंग शुरू करेंगे और इनको नोटिस देंगे और सोर्स ऑफ फंड्स और प्रॉपर्टीज जो है जो डिक्लेयर नहीं की उनके सारी डिटर्मिनेशंस करेंगे कि आया उसमें कोई वायलेशंस हुई हैं टैक्स लॉ की या नहीं हुई। तो उसके बाद ये रिपोर्ट जो है ये अरसाल की जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। तो बात अभी वहीं की वहीं है, यहाँ पे कोई फर्क ऐसा सच नहीं पड़ा और सदर ने जो चीज इनिशिएट की थी वो अपनी जगह वहीं पे दायम और कायम है। सिर्फ एक जुमला लिख दिया गया है कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इस चीज को इंडिपेंडेंटली देखेगी, तो और वो अगर समझेंगे कि हमने प्रोसीड करना तो करेंगे वरना नहीं प्रोसीड करेंगे। तो वो जो तलवार एक है वो वही की वही है, यानी नथिंग हैज चेंज्ड एज सच। जी हाँ, वो वही की वही लटक रही है और ये जो फैसला जो दिया गया है इसमें अपेरेंटली शॉर्ट ऑर्डर से डिसाइड किया गया, उसमें अभी कोई रीजंस नहीं दिए गए, लेकिन अपेरेंटली आप जो फरमा रही थी कि वहाँ पे मेलाफाइटिस का जिक्र नहीं है, वो मैंने भी देखा है, वो वहाँ पे नहीं है, वो वहाँ पर नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इरफान कादिर साहब के अभी बैरिस्टर शहजाद अकबर भी कह रहे थे कि हुकूमत की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से तो ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया गया था कि अगर अदालत मुनासिब समझती है, ये 10 रुकनी बेंच मुनासिब समझता है तो ये मामला FBR को रेफर कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन रिस्पोंडेंट की तरफ से, यानी इस केस के अंदर जो पिटीशनर थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, उनके वकला ने ये चीज़ नहीं तस्लीम की।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है। यहाँ पे अगर इसकी जो पहला पैराग्राफ देखें जिसके तहत रेफरेंस क्वॉश हुआ है जी, तो वो अपेरेंटली साइकोलॉजिकली एक विन विन सिचुएशन नजर आती है जस्टिस फायद ईसा के लिए। यस, लेकिन अगर इसका पैराग्राफ 9 देखें तो वो विन विन सिचुएशन नजर आती है गवर्नमेंट के लिए। और आप पनामा केस को याद करें, पनामा केस का जब फैसला आया था तो ये मलिक अहमद खान साहब भी यहाँ तशरीफ फरमाए, इनकी पार्टी ने बड़े खुश होकर उस वक्त मिठाई बांटी थी कि 3 जजेस जो हैं उन्होंने ये कह दिया था कि मामले को जीआईटी में भेज दें, जबकि 2 ने डिस्क्वालीफाई किया था। और पीटीआई अपनी जगह बड़ी खुशियां मना रही थी और सब मिठाइयां बांट रहे थे। तो ये वैसे आज भी बटी होगी, सभी बांट रहे हैं। मैंने कहा ना, सबके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है कि मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ चला गया है और जो ऑर्डर्स सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करने थे वो उसमें माफनत जो है 10 मेंबर बेंच ने कर दी है। उसमें से 7 जजेस जो हैं वो तकरीबन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही का रोल उन्होंने अदा किया है और मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा दिया है। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक डिसीजन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन है। राइट, आपने मलिक साहब का जिक्र कर दिया तो मैं पहले मलिक अहमद खान साहब से भी क्योंकि पूछ लूं, वो खुद भी वकील हैं, लोग समझते हैं। मलिक साहब, ये पनामा का भी जिक्र हुआ, उस टाइम भी मिठाइयां बट रही थी, आज भी इस फैसले के बाद मिठाइयां बट रही हैं और हर तरफ से, जैसे इरफान कादिर साहब ने कहा कि मिठाई नजर आ रही है, सब खुश हैं, विन विन सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन मामला अगर देखा जाए तो वहीं का वहीं खड़ा है कि अभी तो आपने वो जो मनी ट्रेल है अपनी अहलिया का और बच्चों का, वो तो करना ही करना है, वो तो फराहम करना है। वो एफबीआर के पास मामला चला गया। जी साजिब का बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा थोड़ा सा मैं इसमें रादर आई एम रीडिंग अ बिट टू मच इनटू इट प्रॉब्ली। शायद मैं इस बुनियाद पर ये बात कहूँगा कि एक इसके 2 एंगल्स हैं। एक तो वो एंगल है जो जिसका भी शहजाद अकबर ने, क्योंकि कोई बड़ी लीगल बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने मोर ऑफ अ पॉलिटिकल वर्जन दिया अपना। तो अगर उसको इस तरह से उसकी तशरीह कर ली जाए कि क्योंकि रेफरेंस की क्वेश्चमेंट की इस्तदा लेकर जस्टिस काजी फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट के सामने गए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया रेफरेंस सदर मुमलिकत की तरफ से बदनीति की बुनियाद पर है और उनकी इसी एक सोल ग्राउंड पर, बाकी कोई और बात नहीं है उसमें, और उनकी इस्तदा को पहले पैराग्राफ में मान लिया गया। तो इस हद तक तो ये बात यहाँ पर समझ आती है। अच्छा, फिर अगर इसका जो भी इरफान साहब ने बात की, वो पर्टिनेंट बात है, वो ये कि अगर 9 to 11 पैरा पढ़ा जाए तो उसमें थोड़ा सा इबाम ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि क्या जो सब्जेक्ट मैटर हैं मिसेस जस्टिस काजी फायद ईसा, उनकी व्हाटएवर हर डिक्लेरेशन इज, क्या उनकी इंडिपेंडेंट हैसियत बिफोर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा सकती है? मेरी नज़र में तो नहीं जा सकती। 209 में तो वो ट्रीट ही नहीं हो सकेंगी, वो तो सिर्फ ऑनरेबल जज साहिबान के लिए है। अच्छा, अब इसका इस सूरत हाल में फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जैसे पनामा के फैसले पे हम समझ रहे थे कि जज साहिबान ने बिल्कुल गलत किया और वो साबित हुआ, उनके रिव्यू तक साबित हुआ कि बिल्कुल गलत किया। हम समझ रहे थे कि उन्होंने इंक्रोचमेंट की, एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को इंक्रोच किया जेआईटी तश्कील देकर, बिल्कुल गलत तश्कील दी जेआईटी। उसमें वो पर्सनल जिनका क्राइम फाइनेंशियल क्राइम्स के साथ कोई तल्लुक नहीं हो सकता, वो किसी एजेंसी के नुमाइंदे थे और उनको वहाँ पर बिठा दिया। ऐसी जेआईटीज़ की तश्कील किस कानून के ताबे हो सकती थी अदर देन एंटी टेररिज्म लॉज? फिर भी उन्होंने फाइनेंशियल मैटर्स की इन्वेस्टिगेशन की। तो वो जो इंक्रोचमेंट्स थी, उसी तरह की इंक्रोचमेंट्स इस ARU के मुतल्लिक भी ऑबिटर डिक्टम्स में जब सवाल जवाब हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट के और फरोग नसीम साहब के, तो उस वक्त हमें लगा कि गालिबन ये फैसला बहुत सारी एयर को क्लियर करेगा, जो कि पनामा केस से थोड़ी सी हमें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने उन कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शंस की पूरी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकलकर चलेगी। तो यहाँ पर शायद कुछ मामला सेटल होंगे। लेट्स सी व्हाट द डिटेल जजमेंट इज, पूरी तफसील के साथ आती है। बहुत सारी चीजें जो रिमार्क्स के अंदर नजर आई थी वो फैसले के अंदर एटलीस्ट शॉर्ट ऑर्डर के हद तक नजर नहीं आई। जिस तरह आपने
ARU के हवाले से कहा, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर साहब कह रहे थे कि बहुत लोगों ने ARU के हवाले से खबरें चलाई, उसका जिक्र फैसले में नहीं है। बहरहाल मैं आती हूँ आप सबका, पहले मैं मौक़िफ़ चौधरी साहब का भी, अली मोहम्मद ख़ान साहब का भी। डॉक्टर साहब आप पहले बता दीजिए कि ये फैसला आपकी नज़र में कैसा है? ऑब्वियसली जो बज़ाहिर पिटिशनर की पिटीशन थी या उनकी प्रेयर थी, वो फैसला तो आ गया कि उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस जो है वो कलअदम करार दे दिया, लेकिन जो तफसीलात उनसे मांगी जा रही थी वो जांच पड़ताल वहीं की वहीं है। देखिए, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो पैरा 9 है इस डिसीजन का। वो पैरा 9 जिसमें अब पैरा 9 के अंदर भी बड़ी इंटरप्रिटेशन है पैरा 9 की। अगर आप अंग्रेज़ी के अखबारात में पैरा 9 को पढ़ें तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर जो कमिश्नर है इनलैंड रेवेन्यू का, वो नोटिस सर्व करेगा और वो नोटिस सर्व करने की जो तमाम मालूमात हैं वो कमीशन को प्रोवाइड कर देगा चेयरमैन FBR, राइट, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप पैरा 9 को पढ़ें जो हमारे सामने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रहा है, उससे पढ़ के ऐसा लगता है कि चेयरमैन जब कमिश्नर जो भी नोटिस सर्व करेगा उसको चेयरमैन जो है वो अपने सिग्नेचर से कमीशन के सामने लेके आएगा। अब वो कमीशन जो है वो क्या सुप्रीम जुडिशल कमीशन के सामने लेकर आएगा। अगर आप पैरा 9 को पढ़ें तो उसमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आती है। अगर अंग्रेजी अखबारात में उसके तबसरे को पढ़ें, उसकी रिपोर्टिंग को पढ़ें, तो ऐसा लगता है कि मामला अब कई महीनों के लिए, हाँ, अखबारात में पढ़ें, क्योंकि तमाम जितने भी पब्लिकेशंस हैं सबका अपना अपना एक नुक्ता नज़र है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तो अखबारात से पढ़ के ऐसा लगता है कि मामला खत्म हो गया है, क्वाश हो गया है। मेरे पास ये अब फैसला इस वक्त मौजूद है, ये जो आप कह रहे हैं उसमें यही है कि कमिश्नर की तरफ से जब इशुएंस आ जाएगा ऑर्डर का, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर जो चेयरमैन है FBR के, वो अपनी रिपोर्ट काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा देंगे। उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो फैसला करें। जो मैं समझने से कासर हूँ कि इस सारी चीज़ की टाइमलाइन क्या है। क्या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को कई हफ्ते या महीने लगेंगे डिटर्मिनेशन करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है उसको ये सब चीज़ें जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद वो सबमिट करेगा। बिकॉज पाकिस्तान में जो जितने भी मामलात होते हैं उनका जो फ्यूचर होता है पाकिस्तान के कानूनी मामलात का, वो स्पीड पे होता है। अगर तो कोई मामला तेज़ी से गुजरेगा कोर्ट से या किसी कमीशन के सामने से, तो फिर चीज़ें बड़ी बेहतर नजर आने लग जाती हैं। वरना हमारे यहाँ होता यह है कि चीज़ों को डिले कर दिया जाता है। उसकी भी टाइमलाइन है, महीनों में लटक जाती है। उसकी भी इस फैसले के अंदर टाइमलाइन है। जिस तरीके से कहा गया कि ये आज का जो फैसला है, जी मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो आज बात हुई है कि ये आज फैसला आने के 7 दिन के अंदर अंदर जो कमिश्नर हैं इनलैंड रेवेन्यू, वो नोटिसेस दे देंगे उनकी अहलिया को और उनके बच्चों को। ये पूरी प्रोसीडिंग्स, जो इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, द प्रोसीडिंग्स शैल बी कंक्लूडेड बिफोर द कमिश्नर विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिसेस एज अफोरसेड, एंड द ऑर्डर शैल बी इशूड बाय हिम विद इन 75 days ऑफ द सेड डेट ऑफ रिसीट। ये हाँ, अब क्या अगर इस टाइमलाइन को फॉलो किया जाता है जो इस ऑर्डर में है, बिकॉज कई दफा टाइमलाइंस फॉलो नहीं होती जी। अगर तो ये टाइमलाइन फॉलो की जाती है तो फिर तो जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके घर वालों के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। बिकॉज ये जो फंड्स थे इनके बारे में मुख्तलिफ पोजीशंस इख्तियार की गई हैं गुज़िश्ता कोई 1.5-2 बरस में। एक वक्त में अखबारात में ये लिखा गया कि ये बच्चों के अपने फंड्स हैं जो लंदन में या बरतानिया में प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं, ये फैमिली के फंड्स हैं, बच्चे एडल्ट्स हैं, उन्होंने ख़ुद कमाए होंगे। फिर ये था कि फिर एक तासुर ये भी रहा कि चूँकि मिसेस जो हैं वो स्पेनिश हैं तो शायद उनका कोई फैमिली का इनहेरिटेंस या स्पेनिश पैसा था वहाँ से मिला था बाहर से। अब फाइनल जो पोजीशन इख्तियार की गई है वो ये है कि ये तो पैसे हैं एग्रीकल्चर लैंड के, एग्रीकल्चर इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम है, वो पढ़ाती भी रही हैं। तो फिर जो भी इनकम है वो अगर चेक से नहीं है, बैंक ट्रांसफ़र से नहीं है, वो सिर्फ कैश से है और वो FBR के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, उस पर कभी कोई एडवांस टैक्स नहीं दिया गया, उस पर कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं दिए गए, तो फिर तो मामला बड़े गंभीर हो जाएंगे। ठीक है, और जितनी जल्दी ये चीज़ तय करेगी उतना मुश्किल होता चला जाएगा। तो ये इस तरह से इसको देखने की ज़रूरत है कि कितनी तेज़ी से FBR ने इस पर अपनी रिपोर्ट लिखनी है। ओके, कितनी तेज़ी से होता है, और इसमें यही आपने जो कहा कि जो टाइमलाइन दी गई है उसके अंदर अंदर ये सारा मामला कंक्लूड हो। अली मोहम्मद ख़ान साहब, हुकूमत के ख़िलाफ़ या वफाक के ख़िलाफ़ या सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो भी प्रेयर आई जज साहब की, उसको तो तस्लीम कर लिया गया। आपका मौक़िफ़ मैं जानना चाहूँगी। गो कि आप लोग इसको एहसन कह रहे हैं, फ़ैसले को मुतमईन भी हैं, लेकिन मामला क्या वहीं जा रहा है जहाँ हुकूमत इसको लेके जाना चाह रही थी?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ जितने हम दोस्त अहबाब बैठे हैं उसमें मेरे ख्याल में कानूनी एतबार से तो सबसे मुस्तनद राय जो है वो तो आपको मिल चुकी है, क्योंकि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं कादिर साहब, तो आई थिंक अभी वो पैनल पे नहीं है, जा चुके हैं शायद। लेकिन हमारी तो जो भी बात होगी वो पॉलिटिको लीगल वो दोनों मिक्स होगी, क्योंकि जितने भी आपके पैनलिस्ट हैं हम लोग कोई सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर तो हम लोग हैं नहीं जी। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली बात इस्टेब्लिश हो जाए वो ये है कि आज ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी है, जो एक आज़ाद सुप्रीम कोर्ट है, इसके आज़ाद सुप्रीम कोर्ट के मेम्बरों में शामिल हैं जनाब इमरान खान साहब, और तहरीक इंसाफ ने इसके लिए बड़ी स्ट्रगल की है। हम वकला ने उस वक्त खैर मसनून था, हम लोगों की भी इसमें स्ट्रगल शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और तकरीम तो हमारा रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ का, कुछ फैसले हमारे हक में आए, कुछ हमारे खिलाफ आए। जो खिलाफ भी आए, कभी आपने हमारे किसी लीडर का, खान साहब का खुद का या किसी भी लीडर का आपने कोई मुतनाज़ बयान नहीं सुना होगा, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। जमात का नाम ही जस्टिस मूवमेंट है, तहरीक इंसाफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो शॉर्ट ऑर्डर आया है जज साहिबान का, तो उसको तो हम पॉजिटिव स्पिरिट में लेते हैं और उसको हम वेलकम भी करते हैं। और अभी आपने बैरिस्टर शहजाद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी पहले शायद आपने फॉलो की होगी, शिबली साहब की। तो इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि शायद हम सबको ये समझना होगा कि रियासत जब चलती है तो रियासत किसी कवायद व ज़वाबित और एक दायरा-ए-कार के अंदर रहते हुए अपनी अपनी ड्यूटियां करते हुए वो चलती है, रियासती उमूर निपटते हैं। और जब भी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है उसके दौरान कुछ हाई प्रोफाइल केसेस बनते हैं, उनके कुछ फैसले आते हैं, कुछ हुकूमत के हक में आते हैं, कुछ हुकूमत के खिलाफ आते हैं। मैं समझता हूँ जो समझदार लोग हैं, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि हमें इन मामलों की थोड़ी बहुत समझ है, तो वो इन चीज़ों को इस तरह से लेते हैं कि एक रियासती उमूर था, एक मामला था, हुकूमत की तरफ से आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसको उसको पूरा इख्तियार था, उन्होंने उसको एक फैसला कर दिया, आइन के मुताबिक एक रेफरेंस बना जो हमारी टीम समझती थी कि सही था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो उसका सबसे कॉम्पिटेंट फोरम है, उसकी वजाहत का उन्होंने उस पर अपना एक फैसला सादर कर दिया, और मैं समझता हूं कि एक मामला एक हद तक निपट गया। अब उसको एक और रास्ता दिया गया है, कानून में हमेशा रास्ता दिया जाता है, वो ये है कि FBI की तरफ इसको किया गया है, भेजा गया है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ जो लॉ होगा वो लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जी बिल्कुल। इसमें सिर्फ एक ये चीज अहम है कि जो सदारती रेफरेंस था वो क्वाश हो गया तो एक तरह से वो उस चीज का तो फैसला हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आपकी हुकूमत होती है इस तरह के मामला आते रहते हैं, इसको ना हम पर्सनल लेते हैं ना किसी को पर्सनल लेना चाहिए। एक कानूनी मामला था, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से ना किसी की जाती दुश्मनी है, ना इनसे कोई इलविल है। एक मामला आया, उस सुप्रीम कोर्ट में उसकी वजाहत आ गई और एक डायरेक्शन दे दी कि FBR जो है इसको आगे लेके जाएगी और फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शायद जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको इसी तरह लेना चाहिए। और जिसके हवाले से हुकूमत ने पहले ही अदालत में कहा था कि अगर FBR में मामला चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, कानूनी एक तरीक़ाकार है, उसी पर अमल दरामद करेंगे। चौधरी मंजूर साहब, ये बार बार हुकूमत की तरफ से कहा जाता रहा कि हमारी तो कोई बदनीयती है नहीं, हमें तो जो तफसीलात मिली, जो जायदादों के हवाले से कहाँ कहाँ असासे हैं, क्या छुपाए गए, क्या जाहिर किए गए, हमने तो एज इट इज़ जो फोरम है, जो असल फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वहाँ पे भिजवा दिया। अब ये उनका काम है वेरीफाई करना, अब ये उनका काम है फैसला करना या कार्रवाई करना। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि भाई आज तो उन्होंने सदारती रेफरेंस तो कर दिया कलदम, लेकिन वो मांग जरूर रहे हैं अभी भी मनी ट्रेल, FBR को लगा दिया उस काम पे? देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं इत्तेफाक से फारिग बैठे हुए इस केस को फॉलो करता रहा हूँ। मैं जितने भी इस पे लिखने वाले थे सबको पढ़ता रहा हूँ जी। और मेरे नज़दीक असद अली तूर ने बिल्कुल एक फिक्शन की तरह एक एक सवाल और सवाल के सर खुजाते हुए सवाल किया या क्या किया, वो सबसे अच्छा मुझे लगा। बाकी लोगों को क्यूम सदीकी साहब सबको मैं सुनता भी रहा हूँ, पढ़ता भी रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट सुन क्या रही? क्योंकि मैं कोई ज़्यादा लॉ किया ज़रूर है, लेकिन दोनों मेरे जो असहाब हैं और उससे पहले भी डॉक्टर साहब की अपनी एक बहुत मुस्तनद राय होती है, और इरफान कादर साहब अटॉर्नी जनरल रहे। तो मेरा तो सादा सा सवाल है कि ये
सुन क्या रहे थे जज साहबान? रेफरेंस तो नहीं सुन रहे थे ना। तो काजी फायज ईसा की और बाकी जो बार काउंसिल्स हैं उनकी पिटीशन सुन रहे थे ना, जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, मतलब वही सुन रहे थे मलिक साहब? जी जी मलिक साहब, जी, सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जैक्टली जो पिटीशंस गई हैं और ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी मुतफरिक दरखास्तें गई, लेकिन सबसे पहले तो ये पिटिशनर जस्टिस जज साहब खुद हैं। जी 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 जी, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 17 है, जिससे याया अफरीदी ने उसको डिसमिस किया है, उस अकेली को ये भी देखने की है, सारियों को नहीं किया। बिल्कुल। इसमें पहला सवाल तो ये है कि सारे के सारे जजेस ने रेफरेंस जो था उसको डिसमिस कर दिया, ठीक है, रेफरेंस को फारग कर दिया, रेफरेंस चला गया। और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको भी कहा है कि आप लास्ट पे जो है उसको अगर देखेंगे तो वो अबेटेड का लफ्ज आएगा कि आप उसको कम जोर दें आप। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस के अंदर परसों एक ड्रामाई तब्दीली आती है, अगर आप जरा गौर से सुने, देखें उसको। जब गवर्नमेंट ने रास्ता दे दिया, बेंच ने रास्ता दिया गवर्नमेंट को कि आप अगर बात करके चेक कर लें, तो अगर आप जाना चाहते हैं एफबीआर के पास तो हम आपको भेज देते हैं। तो फरोग नसीम साहब ने टाइम लिया, उन्होंने रात प्राइम मिनिस्टर से बात की, अगले दिन जाकर वो आर्गूमेंट कर रहे थे, अब उन्होंने मान लिया, लेकिन साथ कहा कि इसको टाइम बाउंड कर दें। अब ये बात कर ही रहे थे कि अचानक काजी फायज ईसा साहब दाखिल हो गए, और ये भी नॉर्म्स में नहीं होता कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के सामने कर रहा हो, आर्गूमेंट कर रहा हो, तो उसके अंदर जाकर आप खड़े हो जाए। लेकिन वो हुआ, उस पर तलखी भी हुई बेंच के साथ। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि नहीं, मेरी मिसेस जो है वो पहले वो वैसे कहते रहे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरी मिसेस जो है वो स्टेटमेंट। अब दो, इसको ज़हन में रखना चाहिए कि दो अलग-अलग केसेस। सही। काजी फायज ईसा अपने आप को अपनी मिसेस के साथ नहीं जोड़ रहे, वो कह रहे हैं अगर कोई गलती है तो उसकी होगी, मेरी नहीं है। रेफरेंस किसके खिलाफ है? उनकी मिसेस के खिलाफ नहीं है, रेफरेंस काजी फायज ईसा के। और काजी फायज ईसा की पिटीशन क्या है कि बदनीयती पे मबनी के खिलाफ रेफरेंस है। अब ये चीजें, ये पोजीशन है, जब तक आप सारी सामने नहीं रखेंगे, समझ तो तब आएगी जब तफसीली फैसला आएगा। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस फारग हो गया। उस मोहतरमा को ये भी एक अच्छा हुआ कि उन्होंने कोई और फोरम नहीं दिया, जो लॉ का फोरम मौजूद था, वहां पे कहा है कि आप अगर बेशक किसी जज साहब की मिसेज हैं तो आप भी प्रॉपर फोरम पे जाएं। टाइम मेरे ख्याल के मुताबिक ज्यादा दिया है, टाइम इतना नहीं लंबा देना चाहिए था, ये चूंकि लास्ट पे जाएगा। लेकिन उस खातून ने जिस तरह से जवाब दिए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छा। एक मुनीर मलिक का ये कहना कि आप मेरे से ज्यादा अच्छी वकालत की है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो पिटीशंस है बाकी पंजाब बार काउंसिल की, अब ये जो आप कह रहे हैं, और ऑब्वियसली जो आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्यूशन के जिसके तहत ये मामला गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आपने भी कहा, और शुरू में मुझे याद है मलिक अहमद खान साहब ने भी ये बात की कि ये सिर्फ जज के लिए हो सकता है, उनके अहले खाना के लिए नहीं हो सकता, उन पे लागू नहीं होता। मैं एक ब्रेक से वापस आती हूँ, ब्रेक से वापस आकर हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ सदारती रेफरेंस का कलअदम करार देने का, और उसके बाद ये मामला एफबीआर को जैसे भेजा गया है, उस हवाले से हम बात करें। चौधरी साहब, मैं चाहूंगी आप अपना आर्ग्यूमेंट प्लीज क्विकली मुकम्मल कर लें, फिर मैं मलिक साहब और दीगर मेहमानों की तरफ कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक तो डिसाइड हो गया, रेफरेंस फारग हो गया काजी फायज ईसा साहब। दूसरा, ये 10 के 10 जजेस ने फारग कर दिया, इसमें कोई भाव नहीं। दूसरा, उनका डिफरेंट इश्यूज पे या अफरीदी साहब ने कहा है कि ये मेंटेनेबल नहीं है। बाकी रह गया उनका इशू, वो अलहदा है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट उसकी बात, मिसेस फायज ईसा की बात बेंच ने मानकर इस तरफ फैसला दिया है। क्योंकि मुनीर मलिक ने भी कहा था कि मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता, मुझे कोई फैसला दें, और वो उन्होंने दे दिया। तो अब एक तरफ तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि अब
इस पे तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा, लेकिन कोई खुशियों के शादियाने नहीं बजाने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो रिपरकशंस है हुकूमत के लिए, और फिर बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। वो सवाल आएगा कि अगर मिसेस फायज ईसा दे सकती है तफसील मनी ट्रेल, तो बाकी लोग क्यों नहीं दे सकते जिन्होंने सिलाई मशीनों पे रखा था। अच्छा, पहले तो ज़रा अली साहब आप ज़रा इसका जवाब दे दें कि हुकूमत जो है वो इस मामले पे क्यों खुश है, और ये मनी ट्रेल जो मांगा गया है फिर आगे चल के मामला आपकी जमात तक भी आ जाएगा, वो कह रहे हैं हुकूमत ज़्यादा खुशफहमी में ना रहे। नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं लेता। चोई साहब ने इस पे अच्छा तजिया उन्होंने किया, बहरहाल उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं। मैं तो इसको खुशी ना खुशी वाली बात नहीं समझता। देखिए, स्टेट क्राफ्ट में कोई ज़ाती बात तो होती नहीं है, ना आप किसी को कोई दोस्ती की बिना पे कोई फेवर करते हैं, ना कोई दुश्मनी की बिना पे कुछ करते हैं। इट्स बेसिकली स्टेट क्राफ्ट इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। मैं नहीं समझता इसमें कोई मिठाई खाने वाली या खुशी के शादियानी बजाने वाली बात है। ये तो पहली बात तो ये है कि ये तो कोई खुशी की बात थी ही नहीं कि ये रेफरेंस अगर फाइल हमें करना पड़ा, बामरी मजबूरी करना पड़ा, क्योंकि सारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, और किसी जज के खिलाफ अगर कोई ऐसी चीज आती है तो आप भूल जाएं कि ये जो भी है, मतलब किसी के लिए कोई खुशी की बात तो नहीं है कि अगर कोई सीनियर जज के खिलाफ ऐसी चीज आती है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है, मजबूरी का मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूं कि आपको अपनी एक ड्यूटी करनी पड़ती है। किसी जज के खिलाफ जब आप रेफरेंस भेजते हैं, आप खुशी से तो नहीं भेजते, आप अपनी ड्यूटी करते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई जज खुदा ना खास्ता, मैं लफ्ज़ अदा करूं, खुदा ना खास्ता मिसकंडक्ट, वो उस पर खुदा ना खास्ता प्रूव होती है, मैं समझता हूँ पूरी कौम के लिए अफसोस का मकाम होता है। जिस तरह माजी में अगर एक वज़ीर आज़म जो है अपने असासे छुपाने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए, हालांकि हमारी सियासी जीत थी, लेकिन कौम की नज़र से देखें, अगर कौम का एक वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई होता है, कौम के लिए तो खुशी की नहीं परेशानी की बात है कि हमारा क्या हुस्न इंतखाब गलत है, क्या हम की जो है कोई मसला है कि हमारा अगर वज़ीर आज़म भी जो है उसमें भी ऐसी चीजें निकल आती हैं। तो मैं समझता हूँ एक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, जिम्मेदारी थी हुकूमत की जो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मलिक अहमद खान साहब, आप लोग क्यों वैसे ये बताइएगा, जो आज भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के हवाले से कहीं बदनीयती का या MLFID का वर्ड फैसले के अंदर नहीं आया, जैसे आप लोगों ने कुछ लोगों को मैं देख रही थी कि इंटरप्रेट किया जा रहा है कि जी हुकूमत ही बदनीयत थी। तो हुकूमत की बदनीयती आपको कहाँ नजर आई, जब अली साहब कह भी रहे हैं कि एक चीज़ जब हमारे सामने आ रही है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो हम उसको मुतल्लिका फोरम तक पहुँचाएँ, जो कि इस केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल था। फैसला तो हमने नहीं किया, वो तो उन्होंने ही करना था, जजेस साहिबान ने करना था। मलिक साहब इनको बताएं पिटीशन क्या। देखिए साथियों, यहाँ मामला मैं मामला यहाँ पर ये है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की पिटीशन है, वो आप ये देखें कि वो पिटीशन में चैलेंज किस ग्राउंड पे कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये रेफरेंस बदनीति की बुनियाद पर मेरे खिलाफ दायर किया गया, और फिर कॉन्सिक्वेंटली वो जो रेफरेंस है उसकी प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जा रहा है। अच्छा, अगर ये एक ग्राउंड हो और सोल ग्राउंड हो, उसमें उन्होंने कोई और अपनी पिटीशन में कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जिसमें उन्होंने कोई जुरिस्डिक्शन पे सवाल उठाया हो, इख्तियार पे सवाल उठाया हो, हुकूमत के रेफरेंस भेजने के इख्तियार पे सवाल उठाया हो, या सुप्रीम कोर्ट की उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन पे सवाल, कोई ऐसा उनका सवाल नहीं है। उनका सिर्फ यही है कि बदनीति पर मबनी है, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको क्वैश कर रही है। यानी वो प्लीडिंग जो कोर्ट में की गई उसको दुरुस्त तस्लीम किया गया, वो तस्लीम करते हुए इसको क्वैश किया गया। तो शहजाद अकबर साहब की रीडिंग आउट ऑफ द प्लीडिंग्स की मंतक मुझे समझ नहीं आई। अगर वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा नुक्ता उन्होंने क्या उठाया, जो कि बड़ी हैरानगी की बात थी। मैं तो समझता था कि शहजाद बैरिस्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट जब सवाल उठाती है तो आप उसके जवाब में नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब सवाल उठाती है तो आपके पास इख्तियार नहीं होता कि आप किसी मजीद तजाद से बचने के लिए और मजीद किसी मामले में उलझने से बचने के लिए कोई जवाब ना दें। आप सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पर असिस्ट कर रहे हैं, चाहे आप हुकूमती हैसियत में कर रहे हैं, तो आपके लिए जवाब देना लाजिम है। आज शहजाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हमने कुछ जवाब इसलिए नहीं दिए कि हम मजीद मामले को उलझाना नहीं चाहते थे। ये बड़ी अजीब मंतक है, मेरी समझ से बालातर है। और फिर तीसरी और जो सबसे अहम बात है कि देखिए, आप ऑर्डर को अपने सामने रखें। ऑर्डर के पहले पैराग्राफ में आउटराइटली क्वैशमेंट का ऑर्डर है। फिर फ्रॉम 2 to 8
वो प्रोसीजर उन्होंने प्रोवाइड किया है कि जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, मिसेस काजी फाइज ईसा अपनी किन प्रोसीडिंग्स में से गुजरेंगी, वो एफबीआर के पास उन्होंने मामले को भेजा। और जो 9 to 11 है, यहाँ पर मुझे थोड़े से शकूक व शुबहात है 9 से 11। मिसेस काजी फाइज ईसा could not be treated as a subject of Article 209. उनको ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं की जा सकती। सो उस वक्त तक हम अब जरा बात को ऐसे करेंगे कि ये डिटेल्ड जजमेंट तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, और अगर तफसीली फैसले में ये बात क्लियर होती है, ठीक है, जैसे जो कि ये कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसीडिंग है, जिसमें कि ये आप चौधरी मंजूर साहब भी पहले यही बात कर रहे थे, 209 आर्टिकल जो है आइन का, वो आप कह रहे हैं कि उनकी अहलिया पर या उनके बच्चों पर लागू नहीं होता, उसमें सिर्फ एक जज आता है उसके दायरा कार में, नहीं होता। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, मैं डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब के मौकफ ले लूं, फिर मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, चौधरी मंजूर साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जो माइंड है और जो डिसीजन है, जी मामला रेफर किया गया है, वो मिसेस काजी फायज ईसा का, जरीना फायज ईसा का केस जो है वो वहाँ पे रेफर किया गया। ठीक, अब जब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कल को उसमें इरेगुलरिटीज़ निकालता है, जो मेरा ख्याल है खासी इसमें नज़र आएंगी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो उन्होंने सारी स्टेटमेंट आज दी है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एग्रीकल्चर लैंड के पैसे भी थे, वो अमेरिकन स्कूल से भी पढ़ाती रही हैं, और 7 लाख पाउंड उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं थ्रू स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, जो उस टाइम पीरियड में कम से कम उनकी वेल्थ कोई 12 से 14 करोड़ रुपया बन जाती। अब वो जो अमेरिकन स्कूल से अर्निंग करती रही हैं उस टाइम पीरियड में, और जो एग्रीकल्चर लैंड से है वो टोटल कितना बनता है। अब वो एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम होती है वो यूजली एग्रीकल्चर लैंड का मेरा ख्याल है रेफरेंस उनके वकला ने इसलिए कहा होगा कि वहाँ पर अक्सर चीज़ें कैश में होती हैं, वो बैंक चेक वगैरह में नहीं होती हैं, वो कवर करने के लिए। तो इन दी एंड इरेगुलरिटी ये बन जाएगी जो ये समझ एफबीआर के लेवल में कि इन चीज़ों पे अगर टैक्स नहीं दिया गया तो ये फाइन पेनल्टीज बन जाएंगी। तो एक तरह से एक लीगल हल निकाला गया है इस पूरी चीज़ का कि ये जो भी ब्लेम है ये अब मिसेस काजी फायज ईसा के ऊपर आएगा, और मंजूर साहब इस हद तक जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो इसमें वफाक का और प्रेसिडेंट का रेफरेंस था वो तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जो हैं जिनको चीफ जस्टिस भी बनना है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी फैमिली की शो नहीं की। अब उससे बात बढ़ते बढ़ते एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के लीगल इशू में चली गई है, यानी जज साहब को अब उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे मुझे आपको किसी और शख्स को ट्रीट किया जाएगा जिनके पास कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास ओहदा नहीं है। कॉमन जो बिजनेसमैन है, जो एक नॉर्मल बिजनेस रन करता है, उसके पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, उसके पास ओहदा नहीं है, असर रसूख नहीं है, वो किसी भी चीज़ पे असरअंदाज नहीं हो सकता। उसके और इनकम टैक्स के दरमियान में मामला उसके और एफबीआर के हैं। जहां मामला आ जाएगा एक पब्लिक ऑफिस होल्डर का, वो जज साहब हों, मिनिस्टर हों, चीफ मिनिस्टर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, वहां मामला ज़्यादा पेचीदा होते हैं। यहाँ पर अपेरेंटली जिस तरह से बहस की जा रही है, वहाँ से एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के बैठे हुए किसी बिजनेसमैन को ट्रीट किया जाए, और अल्टीमेटली मामला जो है उसके और टैक्स अथॉरिटी के। वहां तक तो बात बिल्कुल समझ आती है, लेकिन जो सेंस थी इसकी वो मेरा ख्याल डिफीट हो गई है इसकी सेंस। वो इस लिहाज से मंजूर साहब ठीक कहते हैं। अब उस पर जो एथिकल और मॉरल इशू है, वो पाकिस्तान में वैसे भी एथिक्स और मॉरल हैं ही बड़े कमजोर। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नई बात नहीं है, तो फिर उस पर मट्टी डालें। उसकी जानिब इतनी तवज्जो भी नहीं दी जाती कोई। ओके, सही है। ये मेन चीज जो थी वो ये फैसला आ गया। मैं चौधरी साहब, आपके शकूक व शुबात क्या हैं वैसे? ये जो आप बात कर रहे हैं, आपके क्या शकूक व शुबात हैं? चलें, वो भी हो गया, इदारे के पास चला गया, टाइमलाइन से कोई शुबात नहीं है। देखिए, एक तो टाइमलाइन को समझें। 1 जुलाई से छुट्टियां शुरू होती हैं 2.5 महीने की सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, ये मामला छुट्टियों के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाएगा आइदर वे, नंबर 1, ताकि जब भी सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के बाद वापस आए तो काजी फायज ईसा साहब अगर वो मैलाफाइडी नहीं पाए जाते तो फिर वो बेंच के अंदर बैठे। अभी वो किसी बेंच में नहीं बैठ रहे, ठीक है, वो या खासकर बहुत सारे इश्यूज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, उन्होंने फैसला लिखना है। नंबर 1, ARU एसेट रिकवरी यूनिट के बारे में इस फैसले के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर आएगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि शहजाद अकबर साहब अब भी सारी प्रोसीडिंग अंदर सुनकर भी
सुनकर भी फिर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको लगता है शहजाद अकबर साहब के लिए कोई मसाइल हो सकते हैं आगे जाके? ये एसिड रिकवरी यूनिट के हवाले से जितने रिमार्क्स आए, जितनी बहस हुई, डिटेल्ड ऑर्डर में कुछ हो सकता है? शहजाद अकबर साहब के लिए नहीं होंगे। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या प्रेसिडेंट साहब सिर्फ लेटर बॉक्स है तो उनको भेज दिया और फिर उन्होंने आगे बगैर देखे भेज दिया कि ये रेफरेंस ठीक है या गलत है? ऐसा नहीं हो सकता। इसमें प्रेसिडेंट को अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। नंबर 2, नंबर 3, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की, क्या प्राइम मिनिस्टर ने ली कैबिनेट से अप्रूवल? फरोग नसीम ने कहा नहीं। उन्होंने कहा सवाए सेक्रेटरी की ट्रांसफर से। बाकी सारा जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक सारी कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये कैसे भेज दिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट? सो ये बहुत सारे सवाल आते हैं, जरा डिटेल फैसले को आने दें। और इसमें बहुत सारा जो 10 के 10 बहुत सारे सवालात ऐसे हैं या शकूक व शुबहात हैं, जैसे मलिक साहब ने भी कहा कि 7 to 9 जो प्रोसीडिंग्स बताई गई हैं उस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या कुछ शकूक हैं जो क्लियर नहीं है, और ऑब्वियसली वो जो है डिटेल ऑर्डर आने से ही होंगे। अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली ये टॉपिक ऐसा था और इस पे आप लोगों की राय आ सकती थी। मेरे पास टाइम भी थोड़ा है, आई हैव टू वाइंड अप हियर। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब, अली मोहम्मद खान साहब, चौधरी मंजूर अहमद साहब और मलिक अहमद खान साहब, आप चारों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। That's all for tonight. I'll see you tomorrow, inshallah. इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।